बिहार स्पेशल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। मध्यकालीन बिहार का इतिहास। बिहार में मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ मुख्य रूप से किस घटना से माना जाता है? उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्कों के आक्रमण से। उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्कों के आक्रमण से। बिहार का मध्यकालीन युग सामान्यतः किस शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है? 12वीं शताब्दी से। मुस्लिम आक्रमण से पूर्व बिहार मुख्य रूप से किन दो राजनीतिक क्षेत्रीय भागों में विभक्त था? दक्षिणी बिहार का क्षेत्रीय भाग और उत्तरी बिहार का क्षेत्रीय भाग में। मुस्लिम आक्रमण से ठीक पहले दक्षिणी बिहार में किस मुख्य राज्य का अस्तित्व था? मगध राज्य का। मुस्लिम आक्रमण से पूर्व उत्तर बिहार का क्षेत्रीय भाग किस नाम से प्रसिद्ध था? तिरहुत क्षेत्र, जिसमें मिथिला राज्य प्रमुख था। तिरहुत क्षेत्र, जिसमें मिथिला राज्य प्रमुख था। बिहार के इतिहास में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? बख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को। बिहार के इतिहास में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? बख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब और कहाँ किया था? बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना पहला महत्वपूर्ण आक्रमण 1198 ईस्वी के आसपास उदंतपुर बिहार शरीफ में किया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय मगध क्षेत्र पर किस पाल शासक का शासन माना जाता है? इंद्रधुम्न का। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय मगध क्षेत्र पर किस पाल शासक का शासन माना जाता है? इंद्रधुम्न पाल का। खिलजी के आक्रमण के कारण बौद्ध शिक्षा के किन दो वैश्विक केंद्र का पूर्ण विनाश हो गया? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। अदंतपुरी पर विजय प्राप्त करने के बाद बख्तियार खिलजी ने अपनी प्रशासनिक राजधानी कहाँ बनाई थी? बिहार शरीफ। इब्न बतूता के अनुसार इसे बिहार नाम यहीं से मिला है। बिहार शरीफ को इब्न बतूता के अनुसार इसे बिहार नाम यहीं से मिला है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में औपचारिक रूप से शामिल किया? मुस्लिम इल्तुतमिश ने 1225 में। इल्तुतमिश ने बिहार में दिल्ली सल्तनत का पहला सूबेदार प्रांतीय किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? हिसामुद्दीन एवज खिलजी को। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने बिहार के सुदूर तिरहुत मिथिला क्षेत्र से पहली बार कर वसूला था? गयासुद्दीन तुगलक। कब? 1324 से 25 ईस्वी के बंगाल अभियान के दौरान। तुगलक काल में बिहार की प्रांतीय राजधानी निम्नलिखित में से कौन थे? बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की प्रांतीय राजधानी बिहार शरीफ थी। किस तुगलक शासक के काल में बिहार का नाम आधिकारिक रूप से बिहार पड़ा और इनका उल्लेखित तबकात ए नासरी में मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत मतलब दरभंगा का नाम बदलकर क्या रखा था? तुगलकपुर। मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। तिरहुत जो कि दरभंगा में था उसका नाम बदल के तुगलकपुर रख दिया तुगलक ने। दरभंगा में एक किले और जामा मस्जिद का निर्माण किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के समय बिहार के किस प्रसिद्ध संत के नाम उसके घनिष्ठ संबंध से है? शेख शरीफुद्दीन यहाँ मनेरी। मालिक बयां जो बिहार का एक अत्यंत प्रसिद्ध तुगलक गवर्नर था का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ के पीर पहाड़ी पर। 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर लंग के आक्रमण के बाद बिहार किस प्रांतीय राजवंश के नियंत्रण में चला गया? जौनपुर के सरकी राजवंश के। सरकी शासकों का नियंत्रण बिहार के किन क्षेत्रों तक विस्तृत था? बक्सर और दरभंगा तक। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में ईस्वी में जौनपुर के किस शासक को हराकर बिहार पर पुनः दिल्ली का नियंत्रण स्थापित किया? हुसैन शाह सरकी को। सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रशासनिक प्रभार या सूबेदारी किसे सौंपी थी? दरिया खान नुहानी को। सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रशासनिक प्रभार या सूबेदारी किसे सौंपी थी? दरिया खान नुहानी को। बिहार में नुहानी राजवंश का स्वतंत्र उदय किस अफगान नेता के नेतृत्व में हुआ था? वहार खान नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में नुहानी राजवंश का स्वतंत्र उदय किस अफगान नेता के नेतृत्व में हुआ था? बिहार में नुहानी राजवंश का स्वतंत्र उदय किस अफगान नेता के नेतृत्व में हुआ था? बहार खान नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी।
पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के बाद बिहार के किस अफगान शासक ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था? बहार खान नोहानी ने। बहार खान नोहानी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के बाद बिहार के किस अफगान शासक ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था? बहार खान नोहानी ने। मध्यकालीन बिहार का सबसे प्रतापी अफगान शासक कौन था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया? शेरशाह सूरी। फरीद खान ने। मध्यकालीन बिहार का सबसे प्रतापी अफगान शासक कौन था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था? शेरशाह सूरी, जिसे फरीद खां भी बोलते हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित कर सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित कर सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध। कब? 1539 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने पटना को पुनः बिहार की राजधानी कब बनाया और इसका दुर्ग कब बनवाया? शेरशाह सूरी ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया। कब? 1541 ईस्वी में। इसका वर्णन तारीख ए दाउसी में है। इसका वर्णन तारीख ए दाउसी में है। मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य का एक प्रांत सूबा कब घोषित किया था? 1580 ईस्वी में। मुनीम खान को पहला मुगल सूबेदार बनाया था। मुनीम खान को पहला मुगल सूबेदार बनाया था। मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य का एक प्रांत मतलब सूबा कब घोषित किया था? 1580 ईस्वी में। मुनीम खान को पहला मुगल सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक बिल्ली मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत। मध्यकालीन बिहार का ऐतिहासिक स्रोत। पृष्ठ पर दिए गए वर्गीकरण के अनुसार मध्यकालीन बिहार के इतिहास को जानने के स्रोतों को किन 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है? साहित्यक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और यात्रा वृत्तांत। साहित्यक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और यात्रा वृत्तांत। तबकात ए नासरी ग्रंथ के लेखक कौन है जो बिहार के तुर्क आक्रमण का पहला प्रामाणिक विवरण देता है? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। बिहार के गया और पटना क्षेत्र से प्राप्त तुगलक कालिक सिक्कों के इतिहास के किस स्रोत वर्ग में रखा जाएगा? पुरातात्विक स्रोत में। तारीख ए फिरोजशाही नामक प्रसिद्ध महाकालीन ग्रंथ की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन वर्नी ने। जियाउद्दीन वर्नी ने। बाकियात ए मुस्ताकी ग्रंथ के रचनाकार कौन है जिससे बिहार का अफगान इतिहास की जानकारी मिलती है? रिजकुल्लाह मुस्ताकी। रिजकुल्लाह मुस्ताकी। शेख कबीर द्वारा रचित हुआ कौन सा ग्रंथ है जो बिहार के मध्यकालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है? अफसाना ए साहा। अफसाना ए साहा। मुगल काल में बिहार की प्रशासनिक स्थिति जानने के लिए अबुल फजल द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है? अकबरनामा। अकबरनामा और आइन ए अकबरी। मिर्जा मुहम्मद कासिम द्वारा रचित आलमगीरनामा किस मुगल सम्राट के काल में बिहार की स्थिति का वर्णन करता है? औरंगजेब के काल में। मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा। मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा तुजूक ए बाबरी बाबरनामा बिहार के किस राजवंश के संदर्भ में जानकारी देती है? नुहानी अफगानों और मध्यकालीन मिथिला के संदर्भ में। नुहानी अफगानों और मध्यकालीन मिथिला के संदर्भ में। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के विद्रोहों और प्रशासनिक बदलावों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तुजूक ए जहांगीर में। तुजूक ए जहांगीर में। जहांगीर के प्रशासन काल में बिहार के विद्रोहों और प्रशासनिक बदलावों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तुजूक ए जहांगीर में। सेन वंश के राजा बल्लाल सेन। सेन वंश का राजा बल्लाल सेन के समय का कौन सा अभिलेख बिहार के पुरातात्विक स्रोत में गिना जाता है? सनोखर अभिलेख। बिहार के किस प्रसिद्ध अभिलेख से पाल वंश और उत्तर पालकालीन राजा सेन की जानकारी मिलती है? बोधगया अभिलेख से। बिहार के किस प्रसिद्ध अभिलेख से पाल वंश और उसके उत्तर पालकालीन राजा की जानकारी मिलती है? बोधगया अभिलेख से। मौर्य एवं गुप्त काल के बाद मध्यकाल की शुरुआत के संकेत देने वाला पंचोभ ताम्रपत्र अभिलेख बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? समस्तीपुर मिथिला क्षेत्र। समस्तीपुर का मिथिला क्षेत्र से। संग्राम गुप्त का अभिलेख में है। संग्राम गुप्त के अभिलेख में। फिरोजशाह तुगलक का ऐतिहासिक अभिलेख बिहार के किस महत्वपूर्ण स्थान से प्राप्त है? फिरोजशाह तुगलक का ऐतिहासिक अभिलेख राजगीर जैन मंदिर अभिलेख से
संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल का बेदवन अभिलेख बिहार के इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह इस क्षेत्र के तुगलकों के सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण को प्रमाणित करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल का बेदवन अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक के काल का बेदवन अभिलेख बिहार के इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह इस क्षेत्र पर तुगलकों के सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण को प्रमाणित करता है। बिहार के भभुआ से प्राप्त अभिलेख बिहार के भभुआ से प्राप्त अभिलेख किस मध्यकालीन शासक के प्रशासनिक सुधारों और भूमि राजस्व प्रणाली पर प्रकाश डालता है? शेरशाह सूरी के। बिहार के भभुआ से प्राप्त अभिलेख किस मध्यकालीन शासक के प्रशासनिक सुधारों और भूमि राजस्व प्रणाली पर प्रकाश डालता है? शेरशाह सूरी। यूरोपीय यात्रियों के विवरण को मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों के किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? यात्रा वृत्तांत में। अकबर के शासनकाल में बिहार की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश यूरोपीय यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। जहांगीर के काल में पटना आने वाला वह प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री कौन था जिसने यहाँ के व्यापारिक महत्व का विस्तृत वर्णन किया है? जॉन मार्शल। जहांगीर के काल में पटना आने वाला प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री कौन था जिसने यहाँ के व्यापारिक महत्व का विस्तृत वर्णन किया है? जॉन मार्शल। इटली का वह कौन सा प्रसिद्ध यात्री था जिसने शाहजहाँ औरंगजेब के काल में बिहार की सामाजिक स्थिति का आंखों देखा विवरण किया है? निकोलो मनुची। इटली का वो कौन सा प्रसिद्ध यात्री था जिसने शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में बिहार की सामाजिक स्थिति का आंखों देखा विवरण लिखा है? निकोलो मनुची। डच यात्री पीटर मुंडी ने किस मुगल सूबेदार के समय में बिहार और पटना की भूखमरी व अकाल का जीवंत वर्णन किया? सैफ खान के समय, शाहजहाँ के काल में। एडवर्ड टेरी नामक विदेशी यात्री किसके साथ भारत आया था जिसने बिहार के क्षेत्र का भी उल्लेख किया है? सर थॉमस रॉ के पादरी के रूप में जहांगीर काल में आना। मध्यकालीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए विदेशी यात्रियों के विवरणों का क्या महत्व है? ये दरबारी इतिहास से अलग हटकर आम जनता की आर्थिक स्थिति और स्थानीय व्यापार का निष्पक्ष विवरण देते थे। सूफी संतों के पत्रों के संकलन को मध्यकालीन बिहार के इतिहास के साहित्यिक साक्ष्य में क्या कहा जाता है? मकतूबात। जैसे मकतूबात ए सदी। सूफी संतों के उपदेशों या वार्तालाप के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है जो बिहार के इतिहास के साहित्यिक स्रोत है? मुल्फूजात। जैसे मुल्फूज ए सरफी। कृतिलता और कृतिपताका नामक साहित्य कृतियों की रचना किसने की थी जो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में है? महाकवि विद्यापति जी ने। विद्यापति की रचनाओं से बिहार के किस राजवंश के पतन और उसके बाद की राजनीतिक अराजकता की जानकारी मिलती है? कर्नाट वंश का। बिहार शरीफ का बड़ी दरगाह शिलालेख किस काल के स्थापत्य और लिपि का पुरातात्विक साक्ष्य? तुगलक काल का। तारीख ए दाऊदी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है जो बिहार के दाऊद शाह करानी और अफगानों के अंतिम दिनों का इतिहास बताता है? अब्दुल्लाह। तारीख ए दाऊदी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है जो बिहार में दाऊद शाह कहानी और अफगानों के अंतिम दिनों का इतिहास बताता है? अब्दुल्लाह। बिहार के संदर्भ में साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना में पुरातात्विक साक्ष्य अधिक विश्वसनीय क्यों माने जाते हैं? क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि अभिलेख और सिक्के में दरबारी अतिशयोक्ति की संभावना न्यूनतम होती है और तिथियां स्पष्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक भी मिथिला का कर्नाट वंश। मिथिला में कर्नाट वंश सिमराव वंश जिसे बोलते हैं कर्नाट वंश को का उदय किस वर्ष हुआ था? 1097 में। हाँ। कर्नाट वंश 1097। कर्नाट वंश की मूल राजधानी कहाँ थी जो वर्तमान में नेपाल के वारा जिले में स्थित है? सिमरावगढ़। कर्नाट वंश की राजधानी पहले सिमरावगढ़ थी जो वर्तमान में नेपाल के वारा जिले में पड़ती है। मिथिला के कर्नाट वंश का ऐतिहासिक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? न्यायदेव। मिथिला के कर्नाट वंश का ऐतिहासिक संस्थापक अभी
कौन है? न्यायदेव। न्यायदेव ने किस पाल वंशीय शासक के काल में विद्रोह करके मिथिला में एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी? रामपाल के शासनकाल में। मिथिला के इतिहास में कर्नाट वंश के शासनकाल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? मिथिला का स्वर्ण युग। कर्नाट वंश के किस राजा के शासनकाल में दरभंगा को इस राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? गंगदेव के शासनकाल में। कर्नाट राज्य की भौगोलिक सीमाएं पूर्व में किस नदी द्वारा निर्धारित होती है? महानंद नदी द्वारा। कर्नाट राजवंश का साम्राज्य दक्षिण में किस नदी तक और उत्तर में कहाँ तक विस्तृत है? दक्षिण में गंगा नदी तक और उत्तर में हिमालय की पहाड़ियों तक। पश्चिम में कर्नाट साम्राज्य की सीमा किस नदी को स्पर्श करते हैं? गंडक नदी को। न्यायदेव के पुत्र और योग्य उत्तराधिकारी का क्या नाम था जिसने सेन राजवंश के शासकों से बड़ा संघर्ष किया? गंगदेव के समय बंगाल के किस सेन वंशीय शासक के साथ कर्नाट वंश का भीषण युद्ध हुआ था? नरसिंह देव या बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन या के समकालीन थे? कर्नाट शासक से नरसिंह देव को बंगाल के किस शासक ने परेशान होकर तुर्कों की सहायता लेनी पड़ी थी? सेन शासक से। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने नरसिंह देव के समय मिथिला पर सफल अभियान किया था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राजा नरसिंह देव ने अपनी चतुर कूटनीति के तहत क्या कदम उठाए? उन्होंने खिलजी को धन देकर संतुष्ट कर दिया जिससे उनका राज्य विनाश से बच गया। नरसिंह देव द्वारा खिलजी को धन दिए जाने के बाद तुर्क साम्राज्य का प्रभाव किस क्षेत्र तक फैला? दरभंगा और संपूर्ण तिरहुत तक। गयाउद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान 1324 से 25 ईस्वी के समय मिथिला का कर्नाट शासक कौन था? हरि सिंह देव। गयासुद्दीन तुगलक की सेना का मुकाबला करने के बजाय राजा हरि सिंह देव कहाँ पलायन हो गए थे? नेपाल की पहाड़ियों की ओर। हरि सिंह देव के नेपाल पलायन के बाद कर्नाट वंश का क्या श्रेय हुआ? मिथिला का कर्नाट वंश स्वतंत्र शासन पूर्णतः समाप्त हो गया। कर्नाट वंश का अंतिम राजा यह शासक किसे माना जाता है? हरि सिंह देव को। कर्नाट वंश का अंतिम राजा हरि सिंह देव को माना जाता है। हरि सिंह देव केवल एक राजा ही नहीं थे बल्कि उन्हें समाज सुधार के किस बड़े कार्य के लिए जाना जाता था? मिथिला में पंजी व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए। कर्नाट वंश के पतन के बाद मिथिला क्षेत्र में किस नए राजवंश का उदय हुआ जिसका शासन ओइनवार वंश से पहले था? कामेश्वर ठाकुर द्वारा स्थापित ओइनवार वंश। सल्तनत के संरक्षण में कामेश्वर ठाकुर द्वारा स्थापित ओइनार वंश। मैथिली भाषा का अत्यधिक विकास किस राजवंश के राज्य के संरक्षण में हुआ था? कर्नाट राजवंश। नेपाल के काठमांडू घाटी के मल्ल वंश के संस्थापक स्वयं को किस वंश का वंशज मानते थे? मिथिला के कर्नाट वंश का। काठमांडू के मल्ल राजा स्वयं को गर्व से क्या कहलाना पसंद करते थे? मैथिली भाषा के संरक्षक या राजा। विद्यापति ने अपने ग्रंथों में कर्नाट वंश के किस राजा की कीर्ति और वीरता का गुणगान किया है? राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह, जो कर्नाट के बाद के काल के थे परंतु पृष्ठभूमि कर्नाट की थी। किस विदेशी के अनुसार न्यायदेव ने चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 की सहायता से सिमरावगढ़ पर संप्रभुत्व स्थापित किया था? फ्रांसीसी ओरिएंटलिस्ट सिल्वेट लेवी के अनुसार न्यायदेव ने मिथिला क्षेत्र में कदम रखने के बाद प्रारंभ में कौन सी सामंतवादी उपाधि धारण की थी? महासामंतधिपति। न्यायदेव ने मिथिला क्षेत्र में कदम रखने के बाद प्रारंभ में कौन सा सामंतवादी उपाधि धारण की थी? महासामंतधिपति। कर्नाट राजाओं द्वारा अपने सिक्कों और अभिलेखों में स्वयं के लिए किस गौरवमयी उपाधि का प्रयोग किया जाता था? मिथिलेश्वरी का। कर्नाट राजाओं द्वारा अपने सिक्कों और अभिलेखों में स्वयं के लिए किस गौरवमयी उपाधि का प्रयोग किया जाता था? मिथिलेश्वर का। मैथिली साहित्य की प्रथम उपलब्ध ग्रंथ गद्य रचना वर्ण रत्नाकर की रचना किस राजवंश के काल में हुई थी? कर्नाट वंश के काल में ज्योतिरीश्वर ठाकुर के। हरि सिंह देव के प्रधानमंत्री और सेनापति कौन थे जिन्होंने नेपाल पर सफल सैन्य छापे मारे थे? चंडेश्वर ठाकुर।
चंडेश्वर ठाकुर द्वारा रचित हुआ कौन सा प्रसिद्ध मध्यकालीन ग्रंथ है जो राजनीतिक और न्याय पर आधारित है? राजनीतिक रत्नाकर। न्यायदेव द्वारा संगीत पर लिखा गया हुआ कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है जो उनकी विद्वता को प्रमाणित करता है? भरत भाष्यम सरस्वती हृदय अलंकारा। कर्नाट वंश के काल में मिथिला न्याय दर्शन का केंद्र बना। इसके प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने तत्वचिंतामणि की रचना की थी? गंगेश उपाध्याय। कौन? गंगेश उपाध्याय। कर्नाट वंश के काल में मिथिला न्याय दर्शन का केंद्र बना, गंगेश उपाध्याय। गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के समय हरि सिंह देव की पराजय का मुख्य कारण क्या था? हरि सिंह देव के पराजय का मुख्य कारण था तुर्कों की मजबूत घुड़सवार सेना और हरि सिंह देव के महलों के चारों ओर स्थित घने जंगलों को तुर्क सेना द्वारा काट दिया जाना। गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के समय हरि सिंह देव की पराजय हुआ इसलिए क्योंकि तुर्कों की मजबूत घुड़सवार सेना और हरि सिंह के देव के महलों के चारों ओर स्थित घने जंगल को तुर्क सेना काट दिया जाना। कर्नाट साम्राज्य का अंत किस वर्ष में हुआ माना जाता है? 1324 से 25 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध। कर्नाट वंश के पतन के बाद दिल्ली के सुल्तान ने मिथिला का प्रशासनिक कर वसूलने का अधिकार किस स्थानीय ब्राह्मण को दिया था? कमलेश्वर ठाकुर को। न्यायदेव के समय मिथिला की जनता पर कौन सा विशेष सैन्य कर या सुरक्षा कर लगाया जाता था? तुरुस्कदंत तुर्कों के आक्रमण के रक्षा तुरुस्कदंत लगाया जाता तुर्कों के आक्रमण से रक्षा के लिए। कर्नाट वंश के शासन को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस 200 से अधिक वर्षों के काल में बाहरी आक्रमण कम हुए और कला, साहित्य, संगीत, मैथिली संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। सिमरावगढ़ के किले की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता क्या थी? यह ईंटों और मिट्टी के विशाल परकोटों तथा गहरी खाइयों से घिरा एक अभेद जल दुर्ग और भूदुर्ग का मिश्रण है। सिमरावगढ़ के किले की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता क्या थी? यह ईंटों और मिट्टी के विशाल परकोटों तथा गहरी खाइयों से घिरा एक अभेद जल दुर्ग और भूदुर्ग का मिश्रण था। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कर्नाट वंश का बिहार के सांस्कृतिक इतिहास में क्या सबसे बड़ा योगदान है? इस वंश ने बिहार को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, मैथिली लिपि, पंजी व्यवस्था और नव्य न्याय दर्शन दी जो आज भी जीवित है। टॉपिक बिहार एवं दिल्ली सल्तनत। बिहार एवं दिल्ली सल्तनत में हम पहले पढ़ते बख्तियार खिलजी के बारे में। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना पहला सफल आक्रमण किस वर्ष किया था? 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के पहले सैन्य अभियान का मुख्य लक्ष्य कौन सा नगर था? उदंतपुरी। बिहार आधुनिक का बिहार शरीफ जिसे पहले उदंतपुरी बोलते थे। उदंतपुरी पर आक्रमण के समय वहाँ का स्थानीय पाल शासक कौन था? इंद्रधूमपाल। उदंतपुरी पर आक्रमण के समय वहाँ का स्थानीय पाल शासक कौन था? ये तो हो गया है, इंद्रधूमपाल। बुद्ध विहारों की अधिकता देखकर तुर्क आक्रमणकारी ने इसे पूरे क्षेत्र को क्या नाम दिया? बिहार। 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने बिहार के किस महान विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा के अतिरिक्त बिहार खिलजी द्वारा नष्ट किए गए दूसरा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विजय के बाद बख्तियार खिलजी ने बिहार में किस नए शहर की स्थापना की थी? बख्तियारपुर का। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान का विस्तृत वर्णन किस प्रसिद्ध फारसी ग्रंथ में मिलता है? मिनहाज उस सिराज पुस्तक तबकात ए नासरी में। बख्तियार खिलजी ने बिहार के बाद बंगाल के किस सेन वंशीय शासक की राजधानी पर आक्रमण किया था? राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनौती पर। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद बख्तियार खिलजी ने अपना मुख्य राजधानी किसे बनाया था? लखनौती को। बंगाल पे विजय करने के बाद बख्तियार खिलजी ने राजधानी बनाया लखनौती को। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय तिरहुत मतलब मिथिला का क्षेत्र के किस कर्नाटक राजा ने उसे नजराना में दिया था? राजा नरसिंह देव ने। असम अभियान की विफलता के बाद देवकोट में बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दान खिलजी ने। मर्दान आदमी ने खिलजी का वध किया क्योंकि बहुत गंदा काम किया था खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार के किस स्थान पर लाकर दफनाया गया था? बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में। दूसरा हेडलाइन है हमारा मतलब टॉपिक है मामलुक राजवंश के समय। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम पहले बख्तियार खिलजी को पढ़े, फिर मामलुक राजवंश के समय तुर्क। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर
अपना सीधा अधिकार स्थापित किया था इल्तुतमिश ने किस वर्ष बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतने के लिए अभियान चलाया था? 1225 में। इल्तुतमिश ने बिहार अभियान के दौरान बंगाल के किस खिलजी शासक को पराजित किया था? हिसामुद्दीन इवाज खिलजी को। इवाद खिलजी को हराने के बाद इल्तुतमिश ने बिहार का पहला प्रशासनिक अधिकारी या गवर्नर किसे नियुक्त किया था? मालिक जानी को। मालिक जानी के बाद इल्तुतमिश ने किसे बिहार का पहला पूर्ण और स्वतंत्र सूबेदार बनाकर भेजा था? सैफुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश और इवाज खिलजी की सेनाओं के बीच मुख्य सैन्य मुठभेड़ किस पहाड़ी के पास हुई थी? राजमहल की पहाड़ी के निकट। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बिहार के किस गवर्नर ने दिल्ली की सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? इज्जुद्दीन तुगरिल गान खान ने। गयासुद्दीन बलबन ने बिहार के स्थानीय विद्रोह जमींदारों को कुचलने के लिए कब सैन्य अभियान भेजा था? 1275 से 1280 ईस्वी में। बलबन के समय बिहार के कौन से 3 शहर स्थानीय हिंदू राजाओं के प्रभाव में आ गए थे? गया, पटना और मुंगेर। बलबन के समय बिहार के कौन से 3 शहर स्थानीय हिंदू राजाओं के प्रभाव में आ गए थे? गया, पटना और मुंगेर। बलबन ने बंगाल के विद्रोह तुगरिल खान को हराने के लिए बिहार के किस हिस्से को सैन्य छावनियां बनाया था? दक्षिणी बिहार को। नेक्स्ट हेडलाइन है खिलजी वंश। बख्तियार खिलजी पढ़ लिया, उसके बाद एक और टॉपिक पढ़, फिर खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय खिलजी सेना की प्रभाव बिहार के मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? भोजपुर और शाहाबाद पर। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस सैन्य कमांडर ने दरभंगा तिरहुत क्षेत्र पर सफल आक्रमण किया था? शेख मोहम्मद इस्माइल करते हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस सैन्य कमांडर ने दरभंगा क्षेत्र पर सफल आक्रमण किया था? शेख मोहम्मद इस्माइल ने। शेख मोहम्मद इस्माइल का कड़ा मुकाबला करने वाले तिरहुत के कर्नाट राजा कौन थे? राजा शक्र सिंह सक्राधित्य। अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक ऐतिहासिक मस्जिद अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? भभुआ, कैमूर जिले से। अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक ऐतिहासिक मस्जिद अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ? भभुआ, कैमूर जिले से। भभुआ से प्राप्त अलाउद्दीन खिलजी के उस अरबी अभिलेख की वास्तविक तिथि क्या है? 1309 ईस्वी। खिलजी वंश के काल में बिहार का वह कौन सा मैदानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्यक्ष राजस्व नियंत्रण में था? सारण और उत्तर बिहार का मैदानी भाग। खिलजी वंश के काल में बिहार का कौन सा मैदानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्यक्ष राजस्व नियंत्रण में था? सारण और उत्तर बिहार का मैदानी भाग। नेक्स्ट हेडलाइन हमारा टॉपिक है तुगलक काल। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष बिहार के तिरहुत निचला क्षेत्र पर आक्रमण किया था? 1324 से 1325 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष बिहार में तिरहुत क्षेत्र में आक्रमण किया था? 1324 से 25 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के भय से तिरहुत का कौन सा अंतिम कर्नाट शासक नेपाल गया था? राजा हरि सिंह देव ने तिरहुत क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में पूरी तरह मिलाकर उसका नाम तुगलकपुर किस सुल्तान ने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस शहर का नाम तुगलकपुर रखकर वहां का मजबूत किला बनाया था? दरभंगा का। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दरभंगा में बनाई गई जामा मस्जिद। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दरभंगा में कौन सा है? दरभंगा में जामा मस्जिद के साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त मिलते हैं? राज टेडपोर के फारसी अभिलेख से। गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के भय से तिरहुत का कौन सा अंतिम कर्नाट शासक नेपाल भाग गया था? राजा हरि सिंह देव ने। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दरभंगा में बनाई गई जामा मस्जिद के साक्ष्य किस अभिलेख से मिलते हैं? राज हेडपोर के फारसी अभिलेख से। तुगलक काल में बिहार की प्रशासनिक राजधानी को उदंतपुरी से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? बिहार शरीफ। किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का प्रशासनिक नियंत्रण सबसे मजबूत और सुव्यवस्थित था? फिरोज शाह तुगलक के काल में। फिरोज शाह तुगलक के समय का सबसे प्रसिद्ध अरबी अभिलेख 1351 ईस्वी में बिहार में कौन सा मिला था? बिहार शरीफ में स्थित एक सूफी दरगाह से। फिरोज शाह तुगलक के काल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध और योग्य सूबेदार गवर्नर कौन था? फिरोज शाह तुगलक के समय में बिहार का सबसे योग्य प्रसिद्ध सूबेदार और गवर्नर था मालिक इब्राहिम, जिन्हें मालिक बयां भी कहा जाता है। मालिक इब्राहिम का भव्य मकबरा बिहार के किस शहर में था? बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी पर। मालिक इब्राहिम के मकबरे की स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता क्या है जो तुगलक काल को दर्शाती है? इसकी ढालू या सलामी दीवारें। बिहार शब्द का प्रयोग एक संपूर्ण प्रशासनिक प्रांत के रूप में किस काल में आधिकारिक तौर पर स्वीकृत हुआ? तुगलक काल में। बिहार शब्द का प्रयोग एक संपूर्ण प्रशासनिक प्रांत के रूप में किस काल में आधिकारिक तौर पर स्वीकृत हुआ? तुगलक काल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार में सिक्कों के प्रचलन के लिए कहाँ का शाही टकसाल स्थापित की थी? तिरहुत, दरभंगा का। फिरोज शाह तुगलक ने बिहार के राजगीर स्थित किन प्रसिद्ध स्थलों को भूमि और कर अनुदान किया था? राजगीर के जैन मंदिरों को।
नेक्स्ट टॉपिक मतलब हेडलाइन विल बी, सेकंड हेडलाइन, बिहार में अफगान शासन। बिहार के अफगान शासन में सबसे पहला शासन नुहानी वंश का था। सिकंदर लोदी ने जौनपुर के किस सरकी शासक को हराकर बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया? हुसैन शाह सरकी को। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में बिहार का प्रशासनिक प्रभावी गवर्नर किसे नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी को। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के बाद बिहार में स्वतंत्र अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? बहार खान नुहानी ने। बहार खान नुहानी ने खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित करने के बाद कौन सी राजकीय उपाधि धारण की थी? सुल्तान मोहम्मद शाह का। बिहार के किस अफगान सुल्तान ने फरीद खां को बहादुर से खुश होकर उसे शेर खां की उपाधि दी थी? बहार खान नुहानी ने। बहार खान नुहानी ने खान की उपाधि दी थी किसे? अफगान सुल्तान ने फरीद खां को। अफगान के सुल्तान थे बहार खान नुहानी, जो कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि दे दी। इतना घोलमोल। सुल्तान मोहम्मद शाह, बहार खान जिसे बोलते हैं, सुल्तान मोहम्मद शाह जिसे बहार खान बोलते हैं, की मृत्यु के बाद बिहार की नुहानी सत्ता का वास्तविक संरक्षक कौन बना? शेर शाह सूरी, जिसे शेर खां भी बोलते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है शेर शाह सूरी। बहार खान नुहानी मरा, शेर शाह सूरी का अस्तित्व उभरा। प्रारंभिक जीवन और इसका युद्ध। द्वितीय अफगान साम्राज्य सूरवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह सूरी के पिता हसन खान। शेर शाह सूरी के पिता हसन खान बिहार के किस क्षेत्र के प्रतिष्ठित जागीरदार थे? सासाराम, हजूरपुर और डांटा का। फरीद खां जिसे शेर शाह ने जिसे कहते हैं, ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा कहाँ से प्रसिद्ध केंद्र से पूरी की थी? जौनपुर से। बहार खान नुहानी की मृत्यु के बाद उसके किस अल्पवयस्क पुत्र का संरक्षण शेर शाह को बनाया गया था? जलाल खान को। बहार खान नुहानी की मृत्यु के बाद उसके किस अल्पवयस्क पुत्र बहार खान नुहानी के मृत्यु के बाद अल्पवयस्क पुत्र का संरक्षण शेर शाह को बनाया गया था? जलाल खान का। बहार खान का पुत्र था जलाल खान, जिसके रक्षा के लिए शेर शाह को चुना गया था। शेर शाह सूरी और बंगाल के सुल्तान नुरसत शाह की सेना के बीच 1529 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? सूरजगढ़ा की लड़ाई। 1529 में सूरजगढ़ा की लड़ाई हुई थी शेर शाह सूरी और बंगाल के सुल्तान नुरसत शाह के बीच। सूरजगढ़ा की लड़ाई में बंगाल की सेना को पराजित करने के बाद शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? हजरत ए आला की उपाधि। शेर शाह सूरी ने रोहतासगढ़ के प्रसिद्ध और राजनीतिक किले पर किस वर्ष अपना अधिकार स्थापित किया था? 1538 ईस्वी में। शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच पहला सबसे बड़ा और निर्णायक चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 ईस्वी को। 26 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच पहला सबसे बड़ा और निर्णायक चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 को। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को। चौसा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध स्थल वर्तमान बिहार के किस जिले में? बक्सर जिले में। चौसा का युद्ध बक्सर जिले में हुआ था। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने कौन सा नया नाम अपनाया था? शेर शाह सुल्तान ए आदिल। शेर शाह का। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने कौन सा नया शाही नाम अपनाया था? शेर शाह सुल्तान ए आदिल। शेर शाह का। हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ अंतिम युद्ध कौन सा था, जिसके बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था? हुमायूं और शेर शाह के बीच का अंतिम युद्ध कौन सा था, जिसके बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा? कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1541 को। कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को। कन्नौज के युद्ध में जीत के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर किस साम्राज्य की स्थापना की थी? सूरी साम्राज्य का। शेर शाह सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कुल कितनी प्रशासनिक इकाइयों सरकारों जिलों में विभाजित किया था? कुल 47 सरकारों में। सूरी साम्राज्य की कुल 47 सरकारों में से कितनी सरकारें अकेले बिहार प्रांत के अंतर्गत आती थी? 8 सरकारें। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 ईस्वी में। किस प्रसिद्ध राजपूत किले के सैन्य अभियान के दौरान हुआ था? 1545 ईस्वी में किस प्रसिद्ध राजपूत किले के सैन्य अभियान के दौरान हुआ था? कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय। कालिंजर अभियान के दौरान शेर शाह किस तोप या आग्नेयास्त्र का संचालन करते समय गंभीर रूप से झुलस गया था? उल्का नामक अस्त्र से। उल्का पिंड आके शेर शाह को मार दिया। शेर शाह सूरी की मृत्यु के समय कालिंजर का चंदेल वंशीय राजपूत कौन था? राजा कीतर सिंह। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसी समय कालिंजर का चंदेल वंशीय राजपूत राजा कौन था? राजा कीरत सिंह। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका कौन सा पुत्र इस्लाम शाह की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? जलाल खान। इस्लाम शाह सूरी। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका कौन सा पुत्र इस्लाम शाह की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? जलाल खान, जिसे इस्लाम शाह सूरी भी बोलता है। सूरवंश का वह अंतिम राजा कौन था जिसे 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद युद्ध में हराकर मुगल वंश की पुनर्स्थापना की थी? सिकंदर शाह सूरी।
नेक्स्ट हमारा है प्रशासनिक सुधार, अर्थव्यवस्था और वास्तुकला। शेरशाह सूरी का प्रशासनिक सुधार, अर्थव्यवस्था और वास्तुकला। शेरशाह सूरी ने किस वर्ष बिहार की प्रांतीय राजधानी को सासाराम से हटाकर पुनः पटना में स्थापित कर दिया था? 1541 ईस्वी में। पटना को बिहार के प्रांतीय राजधानी के रूप में पुनर्जीवित करने का वास्तविक श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। शेरशाह द्वारा पटना में एक मजबूत किला और शहर बसाने का सजीव विवरण किस ऐतिहासिक पुस्तक में मिलता है? अब्बास खान सरवानी की पुस्तक तारीख ए शेरशाही में। आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली का जनक माने जाने वाले शेरशाह ने चांदी का कौन सा नया सिक्का चलाया था? शुद्ध चांदी का 178 ग्रेन का था जो। शेरशाह सूरी ने अपने काल में दैनिक और छोटे व्यापार के लिए किस धातु का सिक्का जारी किया था? तांबे का दाम 380 ग्रेन का था। 380 ग्रेन का तांबे का दाम। शेरशाह सूरी ने साम्राज्य में भूमि की सटीक पैमाइश के लिए किस प्रमाणिक पैमाने का उपयोग किया था? सिकंदर गज का 32 अंक और सन की डंडी का 32 गज और सन की डंडी का। किसानों को भूमि का कानूनी अधिकार देने और सरकार से सीधे जोड़ने के लिए शेरशाह ने कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? पट्टा और कबूलियत का प्रथा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भू राजस्व लगान की समान दर किसान के कुल उपज का कितना भाग होता था? कुल उपज का 1/3 भाग, 1/3। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सबसे लंबी और प्रसिद्ध शेरशाह सूरी के शासनकाल में भू राजस्व लगान की समान दर किसान के कुल उपज का 1/3 था। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सबसे लंबी और प्रसिद्ध ऐतिहासिक सड़क कौन सी है जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है? गैंग ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी के समय का प्रसिद्ध रोड गैंग ट्रंक रोड। शेरशाह द्वारा निर्मित गैंग ट्रंक रोड बिहार के किन दो सबसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है? सासाराम और गया से। शेरशाह सूरी ने यात्रियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सड़कों के किनारे कुल कितने सरायों का निर्माण कराया था? लगभग 1700 सरायों का। शेरशाह की सरायों का उपयोग ठहरने के अलावा किस अन्य प्रशासनिक व जासूसी कार्यों के लिए होता था? डाक चौकी प्रणाली संदेश वाहक केंद्र के रूप में। शेरशाह सूरी का विश्व प्रसिद्ध अष्टकोणीय मुख्य मकबरा बिहार के किस शहर में स्थित है? सासाराम के रोहतास जिले में। सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा किस प्रकार का कृत्रिम भौगोलिक संरचना के बिल्कुल बीच में बना हुआ है? एक विशाल चौकोर कृत्रिम झील के केंद्र में। किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने सासाराम स्थित शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी अधिक सुंदर और श्रेष्ठ कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। शेरशाह सूरी ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूरे साम्राज्य में केवल किन 2 स्थानों पर टैक्स चुंबी लगाने का नियम बनाया था? साम्राज्य की प्रवेश सीमा पर और माल की वास्तविक बिक्री के स्थान पर। शेरशाह सूरी की उत्कृष्ट लगान और सर्वेक्षण व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के बाद में किस महान मुगल सम्राट ने अपनाया था? सम्राट अकबर ने। मध्यकालीन बिहार के इतिहास में किस शासक के 5 वर्ष के शासनकाल को प्रशासनिक सुधार का स्वर्णकाल माना जाता है? शेरशाह सूरी के शासनकाल को। नेक्स्ट कुछ अतिरिक्त प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा की किस विशाल पुस्तक को एक सुदृढ़ दुर्ग समझकर उसमें आग लगा दी थी? धर्मगंज नामक पुस्तक को। तुर्क आक्रमणकारियों ने नालंदा के किस विशाल पुस्तक को एक सुदृढ़ दुर्ग समझकर उसमें आग लगा थी? धर्मगंज नामक पुस्तक को। 13वीं शताब्दी में बिहार और तुर्क नियंत्रण 13वीं शताब्दी में बिहार पर तुर्क नियंत्रण स्थापित होने के बाद में उत्तर बिहार के किस राजवंश को पुनः स्वायत्तता प्राप्त रही? कर्नाटक राजवंश को। तवाक ए नासरी के अनुसार बख्तियार खिलजी को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा राजगीर के रूप में कौन से 2 क्षेत्र मिले थे? भगवत और भयूली। इल्तुतमिश ने जब इवाज खिलजी को हराया तो इवाज ने बिहार के मुख्य रूप से किस क्षेत्र से अपनी सेना पीछे हटा ली थी? बिहार शरीफ और बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों से। बलबन के काल में बिहार का वह कौन सा भौगोलिक हिस्सा था जो हमेशा तुर्क सूबेदारों के लिए सैन्य चुनौती बना रहा है? दक्षिण बिहार का जंगली और पठारी क्षेत्र। गया में प्राप्त एक प्राचीन संस्कृत शिलालेख के अनुसार बलबन के समय वहाँ का स्थानीय कर वसूलने वाला मुख्य अधिकारी कौन था? वनराज। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार में सूफी संतों को दिए जाने वाले धार्मिक भू अनुदान को फारसी दस्तावेजों में क्या कहा गया? मदद ए मासा। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बिहार अभियान के दौरान बिहार शरीफ में किस प्रसिद्ध सूफी संत से मिलकर आशीर्वाद लिया था? मखदूम शरीफुद्दीन यदा मनेरी से। दरिया खान नूहानी ने कब से कब तक बिहार के कार्यवाहक और कुशल अफगान सूबेदार के रूप में कार्य किया था? 1495 से 1522 ईस्वी, अपनी मृत्यु तक 1500। दरिया खान नूहानी ने कब से कब तक बिहार के कार्यवाहक और कुशल अफगान सूबेदार के रूप में कार्य किया? 1495 से स्टार्ट किया था और अपनी मृत्यु 1522 तक काम किया। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में शिक्षा ग्रहण करते समय मुख्य रूप से किस भाषा और उनके इतिहास ग्रंथ शाहनामा पर महारत हासिल की थी? फारसी भाषा में।
शेरशाह सूरी ने मुगलों की सैन्य कला और रणनीतिक कमजोरियों को किस मुगल अभियान में भाग लेकर बेहद करीब से देखा है? बाबर के चंदेरी अभियान में 1528 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने मुगलों की सैन्य कला और रणनीतिक कमजोरियों को किस मुगल अभियान में भाग लेकर बेहद करीब से देखा था? बाबर के चंदेरी अभियान 1528 ईस्वी में। शेरशाह सूरी के समय सरकार प्रशासनिक जिले के दो मुख्य अधिकारी कौन होते थे जो कानून और राजस्व संभालते थे? सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले के भीतर किस प्रसिद्ध और खूबसूरत मस्जिद का निर्माण करवाया था? किला ए कोहना मस्जिद का। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मुगलकालीन बिहार 1526 से 1764 ईस्वी। मुगलकालीन बिहार। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के समय बिहार मुख्य रूप से किस स्वतंत्र अफगान शक्ति के नियंत्रण में था? लोहानी अफगान जिसे बहार खान लोहानी भी बोलते हैं। बिहार में मुगलों का वास्तविक और प्रशासनिक नियंत्रण किस वर्ष के बाद स्थापित हुआ था? 1574 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के बाद। अकबर ने किस वर्ष बिहार पर स्वयं चढ़ाई की और हाजीपुर दुर्ग को जीत लिया? 1574 में। अकबर के बिहार आक्रमण के समय वहां का अंतिम अफगान शासक कौन था जो पटना छोड़कर भाग गया था? दाऊद खां करानी। अकबर ने दाऊद खां करानी का पीछा करने और उससे पूरी तरह पराजित करने का दायित्व किसे सौंपा था? मुनीम खां को। किस वर्ष बंगाल और बिहार को औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य के अधीन एक प्रांत सूबा घोषित किया था? 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में बिहार को सूबा बनाने के बाद अकबर ने यहाँ का प्रथम मुगल सूबेदार गवर्नर किसे नियुक्त किया था? खान ए जहां। मुनीम खां की मृत्यु के बाद राजा मानसिंह से पहले अन्य गवर्नर भी बने जिसमें मुनीम खां भी थे। अकबर के शासनकाल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध और योग्य सूबेदार कौन रहा जिसने मुगल सत्ता को सुदृढ़ता दिया? राजा मानसिंह किस अवधि वर्ष तक बिहार के सूबेदार पद पर कार्यरत रहे? 1587 से 1594 में तक। 1587 से 1594। राजा मानसिंह ने बिहार की प्रांतीय राजधानी को मुंगेर या पटना से बदलकर कहाँ स्थानांतरित किया था? रोहतास में। राजा मानसिंह ने किस स्थान पर एक मजबूत और भव्य महल का निर्माण करवाया? मानसिंह महल, रोहतासगढ़ दुर्ग में। राजा मानसिंह ने बिहार के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार करवाया था? गया का। मानसिंह के समय किस क्षेत्रीय जनजातीय चेरो राजाओं को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया गया था? गिद्धौर और खड़गपुर के राजाओं को। जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के बाद वर्ष 1605 में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? लाल बेग बाज बहादुर को। जहांगीर के काल में बिहार के किस सूबेदार ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को कुचला था? बाज बहादुर ने। जहांगीर के समय बिहार के किस गवर्नर को कुली खां की उपाधि दी गई थी? लाल बेग को। जहांगीर ने 1607 ईस्वी में किसे बिहार का सूबेदार बनाया जो बाद में शेर अफगान की विधवा मेहरू नूरजहां का भाई था? कुतुबुद्दीन कोका। जहांगीर ने 1607 ईस्वी में किसे बिहार का सूबेदार बनाया जो बाद में शेर अफगान की विधवा नूरजहां का भाई था? कुतुबुद्दीन कोका। जहांगीर के काल में किस सूबेदार ने छोटा नागपुर के हीरा उत्पादन क्षेत्र कोकरा पर विजय प्राप्त की थी? इब्राहिम खां काकर। छोटा नागपुर के किस नागवंशी राजा को इब्राहिम खां ने बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा था? दुर्जन साल। जहांगीर ने किस वर्ष अपने पुत्र शाहजादा परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? 1661 ईस्वी में। बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल शाहजादा राजकुमार कौन था? शाहजादा परवेज ने पटना के समीप किस प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण अपने ठहरने और इबादत के लिए करवाया था? पत्थर की मस्जिद ए सांगी। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने के दौरान शाहजहां ने बिहार के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? वर्धमान और रोहतास पे। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने के दौरान शाहजादा खुर्रम, जिसे शाहजहां कहते हैं, शाहजादा खुर्रम को ही शाहजहां कहते हैं, ने बिहार के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? वर्धमान और रोहतास पे। शाहजहां ने सम्राट बनने के बाद 1628 ईस्वी में बिहार का पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? खान ए जहां लोधी। शाहजहां के काल में बिहार को वह कौन सा सूबेदार था जिसने उज्जैनिया राजपूत राजा प्रताप रुद्र को विद्रोह कर दबाया था? अब्दुल खां बहादुर फिरोज जंग। शाहजहां के काल में बिहार के किस सूबेदार ने पलामू के चेरी राजा प्रताप राय के विरुद्ध सफल सैन्य अभियान चलाया था? शाइस्ता खां।
प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और टेवर्नियर शाहजहाँ के काल में बिहार के किस प्रमुख व्यापारिक केंद्र की यात्रा पर आए थे? पटना। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने अपने किस भाई को पराजित कर बिहार का नियंत्रण स्थापित किया था? शाह सूजा। औरंगजेब ने सम्राट बनने के बाद प्रारंभ में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? साउद खां कुरैशी को। औरंगजेब ने सम्राट बनने के बाद प्रारंभ में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? साउद खां कुरैशी को। औरंगजेब के काल में बिहार के किस सूबेदार ने औरंगाबाद जिले में दाऊदनगर नामक शहर की स्थापना की थी? दाऊद खां कुरैशी को। औरंगजेब के काल में बिहार के किस सूबेदार ने औरंगाबाद जिले में दाऊदनगर नामक शहर की स्थापना की थी? दाऊद खां कुरैशी। औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में अपने किस प्रिय पौत्र पोते को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? शहजादा अजीम उस शान ने पटना का पुनर्निर्माण करवाकर उसका नाम क्या रख दिया? अजीमाबाद। शहजादा अजीम उस शान ने पटना का पुनर्निर्माण कराकर उसका नाम क्या रख दिया था? अजीमाबाद। अजीम उस शान ने पटना अजीमाबाद के सुंदरीकरण और विकास पर कुल कितनी राशि व्यय की थी? अजीम उस शान ने पटना के अजीमाबाद के सुंदरीकरण और विकास का कुल कितनी राशि व्यय की थी? लगभग 1 करोड़ रुपया। वाह। औरंगजेब के समय बिहार में व्यापार करने वाली किस यूरोपीय कंपनी ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 और ब्रिटिश 1651। औरंगजेब के समय बिहार में व्यापार करने वाली किस यूरोपीय कंपनी ने पटना में पहली फैक्ट्री लगाई थी? यूरोपीय कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में। उसके बाद आया ब्रिटिश 1651 में पटना में फैक्ट्री लगाने। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के समय बिहार का सूबेदार कौन था? शहजादा अजीम उस शान। दिल्ली का वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक औपचारिक रूप से पटना में हुआ था? फर्रुखसियर। दिल्ली का वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक औपचारिक रूप से पटना में हुआ था? फर्रुखसियर का पटना में राज्याभिषेक किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1713 ईस्वी में। फर्रुखसियर ने किसकी सहायता से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी जिनका बिहार की राजनीति में बड़ा प्रभाव था? सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का। फर्रुखसियर ने किसकी सहायता से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी जिनका बिहार की राजनीति में बड़ा प्रभाव था? सैयद बंधु, जिसे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां भी बोलते हैं। फर्रुखसियर के बाद किस अन्य मुगल शासक का राज्याभिषेक भी पटना में हुआ था? शाह आलम द्वितीय का। कब? 1761 ईस्वी में। फर्रुखसियर के बाद किस अन्य मुगल शासक का राज्याभिषेक भी पटना में हुआ था? शाह आलम द्वितीय। कब? 1761 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना के किस स्थान या फैक्ट्री परिसर में हुआ था? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री में। मुगल काल में बिहार से मुख्य रूप से किसका विस्फोटक पदार्थ का निर्यात यूरोपीय देशों को किया जाता था? सोरा का। सोरा व्यापार एकाधिकार प्राप्त करने के लिए किन यूरोपीय शक्तियों के बीच बिहार में संघर्ष हुआ था? डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग के लिए बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में प्रसिद्ध था? पटना, हाजीपुर और मालदा क्षेत्र। आइन ए अकबरी के अनुसार मुगल काल में बिहार प्रांत कुल कितने सरकारों प्रशासनिक संघ में विभाजित हो गया था? आइन ए अकबरी के अनुसार 7 सरकारों में बिहार प्रांत कुल कितने सरकारों में बसते थे? 7 सरकारों में। आइन ए अकबरी के अनुसार बिहार सूबे के अंतर्गत कुल कितने परगने शामिल थे? 199 परगने। आइन ए अकबरी के अनुसार बिहार सूबे के अंतर्गत कुल कितने परगने शामिल थे? 199 परगने। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में बिहार के सरकारों के नाम क्या क्या थे? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में बिहार के सरकारों के नाम क्या क्या थे? बिहार में पटना, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण, चंपारण। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में बिहार के सरकारों के नाम 7 सरकार में पहले पटना, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण, चंपारण। नेक्स्ट, मुगल काल में प्रांतीय राजस्व वसूली के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवान। प्रांतीय सैन्य प्रधान और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी को मुगल बिहार में क्या कहा जाता था? नाजिम ए सूबेदार। मुगल काल में बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि व्यापार, विशेष रूप से सोरा, सूती वस्त्र और अनाज। नेक्स्ट टॉपिक, बंगाल के नवाब और बिहार। बंगाल का नवाब और बिहार 1740 से 1765, 25 वर्ष तक। मुगलों के केंद्रीय शासन में के कमजोर होने पर बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की नींव किसने रखी थी? मुर्शिद कुली खान ने। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को किस वर्ष बंगाल का प्रांतीय दीवान नियुक्त किया था? 1700 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खां को किस वर्ष मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का पूर्ण सूबेदार गवर्नर बनाया गया था? 1717 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ कर दिया था? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना जो उसका दामाद था? शुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? उसका दामाद शुजाउद्दीन। 1727 से 1739 ईस्वी में।
सुजाउद्दीन के शासनकाल में बिहार का कार्यभार संभालने के लिए किसे नायब नाजिम उप सूबेदार नियुक्त किया गया था? अलीवर्दी खां को। कब? 1733 ईस्वी में। अलीवर्दी खां ने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किस क्षेत्रीय विद्रोह को पराजित किया था? भोजपुर के उज्जैनीय राजपूतों को। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा जिसे अलीवर्दी खां ने चुनौती दी थी? सरफराज खां। कब? 1739 से 40 ईस्वी में। अलीवर्दी खां ने किस युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर बंगाल के नवाब पद पर अधिकार किया था? गिरिया का युद्ध 1740। गिरिया का युद्ध किस वर्ष और किसके बीच हुआ था? 1740 में अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक विल बी शेरशाह सूरी और बिहार में उसके कार्य। शेरशाह सूरी ने बंगाल के किस शासक को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी? 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके। इतिहासकार किन के अनुसार शेरशाह सूरी के शासनकाल को किस रूप में याद करते हैं? उसके शासनकाल को मुख्य रूप से प्रशासनिक सुधार जैसे कि डाक व्यवस्था, राजस्व प्रणाली के लिए जाना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस स्थान पर स्थित है और इसकी स्थापत्य शैली क्या है? सासाराम में। यह मकबरा भारत इस्लामी स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो पानी के बीच एक कृत्रिम झील में निर्मित है। किस मध्यकालीन इतिहासकार के ग्रंथ से शेरशाह सूरी द्वारा पटना में एक विशाल दुर्ग, किले और नगर के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है? अब्दुल कृत तारीख दाऊदी से। अब्दुल कृत दाऊदी से इस प्रांत के अनुसार शेरशाह से पटना को बिहार के प्रांतीय राजधानी बनाया गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब और कहाँ हुई और उन्होंने हुमायूं को हराकर कौन सी उपाधि ली थी? शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले में हुई थी, इन्होंने हुमायूं को चौसा के कन्नौज के युद्ध में हराकर शेरशाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर संभाली थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकबरकालीन बिहार और मुगल साम्राज्य में विलय। मुगलों और अफगानों के बीच बिहार में वर्चस्व की लड़ाई किस प्रसिद्ध युद्ध में तय हुई और इसमें अकबर ने किसे पराजित किया? 1774 ईस्वी में तुकरोई या सूरजगढ़ा के पास के मैदान में हुए युद्ध में अकबर ने दाऊद खां करानी को पराजित किया था। अकबर ने दाऊद खां करानी को पराजित किया 1754 में सूरजगढ़ा के पास के एक मैदान में। अकबर ने किस वर्ष बिहार को पूरी तरह जीतकर मुगल साम्राज्य में एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में शामिल किया था? 1580 में। अकबर ने 1587 ईस्वी में किसे बिहार का सूबेदार गवर्नर नियुक्त किया जिसने बिहार में मुगलों की स्थिति को अत्यधिक मजबूत किया? राजा मानसिंह, आमेर के शासक को। आइन ए अकबरी के अनुसार अकबर के समय बिहार सूबों को प्रशासनिक सुविधा के लिए कितनी सरकारों मतलब जिलों और परगनों में विभाजित किया था? बिहार के सूबे को 7 जिलों में 199 परगनों में विभाजित किया था। नेक्स्ट टॉपिक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब कालीन बिहार। जहांगीर के शासनकाल में 1621 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार कौन था? राजकुमार परवेज। इसके बाद से यह पद केवल शाही राजकुमारों को ही दिए जाने की परंपरा शुरू हुई। पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद संगी मस्जिद का निर्माण जहांगीर के काल में किसने करवाया था? राजकुमार परवेज ने। कब? 1626 ईस्वी में। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था जिसने पटना का नाम बदलकर अपने नाम पर रख लिया था? अपने प्रिय पुत्र शाहजादा अजीम को। अजीम ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा था। शाहजादा अजीम ने अजीमाबाद पटना को पुनर्निर्माण और उसे एक सुंदर शहर बनाने के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की? 1 करोड़ रुपये की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर मुगल काल और फर्रुखसियर। मुगल इतिहास का हुआ पहला सम्राट कौन था जिसका औपचारिक राज्याभिषेक पटना बिहार में हुआ था? फर्रुखसियर। कब हुआ था? 1713 ईस्वी में। फर्रुखसियर के समय बिहार के किस प्रसिद्ध जैन व्यापारी को जगत सेठ की उपाधि दी जाती थी जो बंगाल और बिहार की राजनीति में बेहद प्रभावशाली था? फतेहचंद को मुगल दरबार के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापारिक छूट की शाही फरमान किस मुगल सम्राट ने जारी किया था? फर्रुखसियर ने। 1717 ईस्वी में इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंगाल के नवाब और बिहार का प्रशासन। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में किसे बंगाल का दीवान बनाया था जिसने बाद में मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया और फिर बिहार पर भी नियंत्रण किया? मुर्शिद कुली खान ने। गिरजा के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित कर बिहार का कौन सा नायब नाजिम डिप्टी गवर्नर बंगाल नवाब बना? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने अपने शासनकाल में मराठा आक्रमणों से बिहार को सुरक्षित करने के लिए मुगलों को प्रतिवर्ष कितनी राशि देना स्वीकार किया था? दिल्ली के मुगल बादशाह के प्रभुत्व बनाए रखने के लिए सालाना 30 लाख रुपये का राजस्व देना स्वीकार किया। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 ईस्वी में बंगाल और बिहार के नवाब कौन बने जिसके समय ब्रिटिश सत्ता के साथ संघर्ष प्लासी का युद्ध हुआ? उनका दौहित्रनाती सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां। नेक्स्ट टॉपिक विल बी जलालगढ़ किला बॉक्स आइटम। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्णिया में।
जलालगढ़ किला किस काल की ऐतिहासिक संरचना है? मुगल काल की। मुगल काल में जलालगढ़ किले का निर्माण किस रूप में किया गया था? सैन्य छावनी के रूप में। जलालगढ़ किला मुख्य रूप से किस प्रकार की वास्तुकला सैन्य आवासीय का उदाहरण है? सैन्य वास्तुकला का। पूर्णिया जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रमंडल के अंतर्गत है? पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक बोली बिहार में सिख सामान्य परिचय और गुरु नानक जी के बारे में। मध्यकालीन बिहार का इतिहास किस धर्म के साथ बहुत गहरा संबंध रखता है? सिख धर्म के साथ। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुआ करते थे? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुआ करते थे। सिख धर्म में कुल कितने गुरुओं का संबंध बिहार से रहा है? 3 गुरुओं का। बिहार की यात्रा करने वाले सिख धर्म का सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी, पहला गुरु। गुरु नानक देव जी बिहार के किस हिस्से से होते हुए राजमहल जा रहे थे? विभिन्न क्षेत्रों व नगरों से होते हुए। अनेक विद्वानों के अनुसार गुरु नानक देव जी की बिहार यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या था? राजमहल जाना। गुरु नानक देव जी ने बिहार के किस प्रसिद्ध मोक्ष स्थल या नगर की यात्रा की थी? गया की। गर्म जलकुंडलों के लिए प्रसिद्ध बिहार का कौन सा नगर गुरु नानक देव जी के यात्रा मार्ग में शामिल थे? राजगीर। बिहार की आधुनिक राजधानी का प्राचीन नाम क्या था जहां गुरु नानक देव जी ठहरे थे? पटना। पटना में ठहरे थे गुरु नानक देव जी। गंगा नदी के किनारे स्थित किस ऐतिहासिक अंक जनपद के मुख्यालय में गुरु नानक जी ने धर्म प्रचार किया था? मुंगेर में। रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध बिहार का कौन सा प्राचीन गुरु नानक देव की यात्रा का साक्षी बना? भागलपुर। भागलपुर जिले में स्थित किस विशिष्ट स्थानीय स्थल कहलगांव का दौर गुरु नानक जी ने की थी? कहलगांव का। गुरु नानक देव जी ने इस सभी स्थानों पर मुख्य रूप से क्या कार्य किया था? धर्म का प्रचार प्रसार। गुरु नानक देव जी की इन यात्राओं के कारण बिहार में किस सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की नींव पड़ी? सिख धर्म और संगतों की। क्या गुरु नानक देव जी के शिष्य और अनुयायी बिहार के इन क्षेत्रों में बने थे? हाँ, उनके शिष्य और अनुयायी यहाँ के बने थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरु तेग बहादुर जी का बिहार आगमन। सिखों के 9वें गुरु का नाम जिन्होंने बिहार की यात्रा शुरू की थी? गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का बिहार आगमन मुख्य रूप से किस शताब्दी में हुआ था? 17वीं शताब्दी में। गुरु तेग बहादुर जी 17वीं शताब्दी के किस भाग पूर्वार्ध या उत्तरार्ध में बिहार आए थे? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। पंजाब से आते समय बिहार में प्रवेश करते हुए गुरु तेग बहादुर सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? सासाराम में। सासाराम के बाद और पटना पहुंचने से पहले गुरु तेग बहादुर किस धार्मिक स्थल पर गए थे? गया में। सासाराम और गया से होते हुए गुरु तेग बहादुर बिहार के किस मुख्य नगर में पहुंचे थे? पटना में। गुरु तेग बहादुर जी कुछ समय तक बिहार के किस शहर में सपरिवार निवास किए थे? पटना में। पटना प्रवास के दौरान गुरु तेग बहादुर जी की अचानक वहां प्रस्थान करना पड़ा। असम पूर्व दिशा की ओर। गुरु तेग बहादुर जी को असम जाने का आदेश या आमंत्रण किस मुगल सेनापति ने सहयोग के लिए मिला था? राजा राम सिंह। राजा राम सिंह किस मुगल सम्राट के राजपूत सेनापति या मनसबदार थे? औरंगजेब के। राजा राम सिंह और औरंगजेब ने किस क्षेत्र के सैन्य अभियान या संकट को सुलझाने के लिए भेजा था? असम अभियान के लिए। असम प्रस्थान करते समय गुरु तेग बहादुर जी ने अपने परिवार को कहाँ छोड़ा था? पटना में। गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी का नाम क्या था जो उनके साथ पटना आई थी? गुजरी देवी, माता गुजरी। असम आते समय गुजरी देवी माता गुजरी किस शारीरिक अवस्था में थी? वे गर्भवती थी। पटना में गुजरी देवी की देखरेख की सुरक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने किसे नियुक्त किया था? भाई कृपाल चंद को। भाई कौन से चंद को? कृपाल चंद को। भाई कृपाल चंद का गुजरी देवी और बाल गुरु से क्या पारिवारिक संबंध था? वे गुजरी देवी के भाई रिश्ते में मामा थे। भाई कृपाल चंद का गुजरी देवी और बाल गुरु से क्या पारिवारिक संबंध था? वे गुजरी देवी का भाई रिश्ते में मामा थे। गुरु तेग बहादुर की असम यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा राम सिंह की सहायता और वहां शांति स्थापित करना। गुरु तेग बहादुर के पटना छोड़ने के बाद उनके परिवार का निवास स्थान कौन सा शहर बन गया था? पटना। नेक्स्ट टॉपिक विल बी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म और बाल्यकाल। गुरु गोविंद जी का जन्म और बाल्यकाल। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद जी का जन्म बिहार के किस ऐतिहासिक नगर में हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस तिथि को हुआ था? 22 दिसंबर 1666। गोविंद सिंह का जन्म 1666 में 22 दिसंबर 1666 को। गुरु गोविंद सिंह का पूरा नाम शुरुआती वर्ष में किस शहर की गलियों में बीता? पटना में। गुरु गोविंद सिंह जी का लगभग कितने वर्ष की आयु तक पटना में रहे थे? लगभग 4.5 वर्ष की आयु तक रहे थे पटना में। 4.5 वर्ष की आयु में बाल गुरु गोविंद सिंह ने अपने माता पिता के आदेश पर कहाँ के लिए प्रस्थान किया? पंजाब के लिए। पंजाब जाते समय बाल गुरु गोविंद सिंह के साथ उनके परिवार के कौन से सदस्य मुख्य रूप से थे? माता गुजरी और भाई कृपाल चंद। पंजाब पहुंचने पर बाल गुरु गोविंद सिंह का नया निवास स्थान कौन सा बना? आनंदपुर साहिब। कहाँ? पंजाब में। आनंदपुर साहिब वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में।
गुरु गोविंद सिंह जी किस वर्ष से सिख धर्म के गुरु पद पर आसीन हुए थे? 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में। पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जब गुरु बने तब उनकी आयु लगभग कितनी थी? उनकी आयु लगभग 9 से 10 वर्ष। पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जब अपने गुरु बने तब उनकी आयु लगभग कितनी थी? 9 से 10 वर्ष। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना सिख इतिहास में किस रूप में जानी जाती है? सिखों का एक सैन्य और संगठित स्वरूप देने के रूप में। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद बिहार के सिखों को श्रद्धा किस पूज्य महिला के प्रति बनी थी? माता साहिब देवी के प्रति। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद बिहार के सिखों की श्रद्धा किस पूज्य महिला के प्रति बनी थी? माता साहिब देवी के प्रति। पटना में स्थित सिखों के उस प्रसिद्ध पवित्र स्थल का क्या नाम था जो गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि थी? श्री हरमंदिर जी, तख्त श्री पटना साहिब। तख्त श्री हरि मंदिर जी वर्तमान में बिहार के किस नगर क्षेत्र में स्थित है? पटना साहिब, पटना सिटी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाराजा रंजीत सिंह और विशेष तथ्य। लाल बॉक्स नोट ये कहा है वह। पटना साहिब के भव्य और मुख्य गुरु द्वारा भवन का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह को इतिहास में किस साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? सिख संप्रदाय के संस्थापक। बिहार के बक्सर के पास स्थित महाराजा रंजीत सिंह किला किस भौगोलिक संरचना पर स्थित है? कैमूर पहाड़ी पर। पुस्तक के अनुसार बक्सर के पास कैमूर पहाड़ी पर स्थित किला किससे संबंधित है? महाराजा रंजीत सिंह से। सिख धर्म के तख्त शब्द का क्या तात्पर्य होता है? सर्वोच्च धार्मिक और आध्यात्मिक सत्ता का सिंहासन। पूरे भारत में सिखों के कुल कितने प्रमुख तख्त थे? 5। इन 5 तख्तों में से बिहार में कौन सा तख्त स्थिर है? तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब। गुरु तेग बहादुर जी ने पटना को क्या कहकर सम्मानित किया था? पटना गुरु का घर है। पटना गुरु का घर है। बिहार के सिख आज भी गुरु गोविंद सिंह के बचपन को याद किस रूप में संजो कर रखते हैं? अत्यंत आदर, प्रति और श्रद्धा के रूप में। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम क्या था? तेग बहादुर जी। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम क्या था? तेग बहादुर जी। नेक्स्ट टॉपिक मध्यकालीन बिहार में सांस्कृतिक प्रगति, सूफीवाद और के सिलसिले। मध्यकालीन बिहार में किस क्षेत्र में एक सतत और समन्वित विकास का क्रम दिखाई देता है? सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में। मध्यकालीन बिहार की सांस्कृतिक प्रगति को सबसे अधिक प्रभावित और समृद्ध करने वाला कौन था? सूफी संत। बिहार में सूफी संतों का आगमन मुख्य रूप से किस शताब्दी से तेजी से शुरू हुआ था? 12वीं शताब्दी, जो अंत हुआ 13वीं शताब्दी में। बिहार में आने वाले विभिन्न सूफी संप्रदायों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता था? सूफी सिलसिले। मध्यकाल में बिहार के सक्रिय किन्हीं 2 प्रमुख सूफी सिलसिलों का नाम बताएं? चिश्ती और कादिरी सिलसिले। चिश्ती और कादिरी के अतिरिक्त अन्य कौन से 2 सिलसिले बाहर से आए थे? सुहरावर्दी और मदारिया सिलसिले। इन सभी सिलसिलों के अलावा बिहार में सबसे अंत में और सबसे प्रभावशाली कौन सा सिलसिला रहा है? फिरदौसी सिलसिला। कौन सा सिलसिला? फिरदौसी सिलसिला। बिहार की भूमि पर किस सूफी सिलसिले को सर्वोच्च लोकप्रियता या सबसे अधिक स्वीकार्यता मिली? फिरदौसी सिलसिले को। सूफी संत के उपदेश का मुख्य संदेश या दर्शन क्या होता है? लोक कल्याण, सहिष्णुता और सामाजिक समन्वय। सूफीवाद में मध्यकालीन बिहार में किस प्रकार के सामाजिक वातावरण को जन्म दिया? धार्मिक सद्भाव और आपसी भाईचारा को। सूफी संतों की उदारता के कारण समाज के किन वर्गों में उनके प्रति भारी श्रद्धा थी? हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों में। नेक्स्ट टॉपिक कबीर का प्रभाव, दरिया पंथ का उदय। कबीर का प्रभाव दरिया पंथ का उदय। मध्यकाल में भारत के किस महान संत कवि के विचारों का गहन प्रभाव बिहार पर पड़ा था? संत कबीर का। कबीर के समन्वयवादी विचार से प्रभावित होकर बिहार के किस नए संप्रदाय का जन्म हुआ था? दरियावादी संप्रदाय का। बिहार में दरियावाद पंथ के प्रवर्तक या मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन से स्थानीय संत माने जाते थे? संत दरिया साहेब। कबीर पंथ की तरह दरिया पंथ का मुख्य दार्शनिक आधार क्या था? एकेश्वरवाद, ब्रह्मंडवरों का विरोध और सामाजिक समानता। एकेश्वरवाद। कबीर और दरिया साहेब के अलावा बिहार के किस क्षेत्र में सूरदास के भजनों का भी प्रभाव देखा गया है? शाहाबाद और पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में। मध्यकालीन बिहार में इन संतों ने अपनी शिक्षाएं मुख्य रूप से किस माध्यम में दी थी? लोक भाषा या स्थानीय जनभाषा में। मध्यकालीन बिहार में इन संतों ने अपनी शिक्षाएं मुख्य रूप से किस माध्यम से दी थी? लोक भाषा या स्थानीय जनभाषा में। नेक्स्ट टॉपिक मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र, फारसी और अरबी। मध्यकालीन शिक्षा का केंद्र फारसी शिक्षा और अरबी शिक्षा। मध्यकाल में बिहार में किस विदेशी या राजकीय भाषा की शिक्षा व्यापक प्रसार हुआ? फारसी भाषा की शिक्षा। मध्यकालीन बिहार में फारसी शिक्षा और संस्कृति का सबसे बड़ा और पहला केंद्र कौन सा शहर है? पटना। पटना के अलावा नालंदा क्षेत्र का कौन सा प्राचीन शहर फारसी शिक्षा का मुख्य केंद्र है? बिहार शरीफ। पूर्व बिहार का कौन सा ऐतिहासिक नगर मध्यकाल में फारसी और सूफी शिक्षा का केंद्र है? भागलपुर। इन केंद्रों पर मुख्य रूप से किस प्रकार के शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं? उच्च अरबी और फारसी शिक्षण संस्थान। फारसी भाषा और संस्कृत के केंद्र के रूप में पटना का महत्व किस शताब्दी के बाद भी बना रहा? 18वीं शताब्दी के बाद भी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पटना का ख्याति किस रूप में जीवित रही? फारसी शिक्षा और ज्ञान के एक समृद्ध केंद्र के रूप में।
नेक्स्ट टॉपिक मध्यकालीन बिहार की वास्तुकला, तुर्क और तुगलक काल। मध्यकालीन बिहार की वास्तुकला या स्थापत्य मुख्य रूप से किन शैलियों का मिश्रण है? तुर्क, अफगान और मुगल शैलियों का। बिहार में तुर्क स्थापत्य कला का सबसे पहला और जीवंत उदाहरण किसका मकबरा है? मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा। मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा बिहार के किस शहर में स्थित है? बिहार शरीफ में। मलिक इब्राहिम बयां के मकबरे का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1353 ईस्वी में। 1353 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का शासन था? तुगलक राजवंश का। मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा मुख्य रूप से किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? तुगलक स्थापत्य शैली पर। तुगलक शैली की वह कौन सी मुख्य विशेषता है जो इन मकबरे की दीवारों में दिखाई देता है? तुगलक शैली की वह कौन सी मुख्य विशेषता है जो इस मकबरे की दीवारों पर दिखाई देती है? ढालू दीवारें। मलिक इब्राहिम बयां के मकबरे के शीर्ष पर किस प्रकार का गुंबद बनाया गया? अर्धवृत्ताकार गुंबद। बिहार शरीफ का यह मकबरा वास्तुकला के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बिहार में तुगलक कालीन वास्तुकला का सबसे प्रमाणिक स्मारक है। मलिक इब्राहिम बयां के मकबरे भी ढालू दीवारें किस बात की प्रतीक है? सुदृढ़ता और सुरक्षात्मक सैन्य वास्तुकला का।